दाग 5वीं किस्त। पैनू आंखें बंद किए नौरे के सीने पे सर रखे चित लेटी हुई थी, जबकि नूरा निहायत करीब से पैनू की बंद आंखें और उसकी पलकों की जुम्बिश को देख रहा था। वो अंदाजा लगा सकता था पैनू कुन कैफियत में से गुजर रही है। वो बखूबी समझ रहा था कि पैनू बोखिलाई और शर्माई हुई सी है। नौरे ने अपनी उंगलियों की पूरों से पैनू के बालों को सहलाते हुए कहा, मुझे मालूम है कि तुम्हारी तबीयत ठीक ना है, बस तुम सोने की कोशिश करो, परेशान ना हो, सब बेहतर होगा। नौरे की इस बात पे पैनू को कुछ इत्मीनान तो हुआ, लेकिन जिंदगी में पहली बार वो घर से कोसों दूर, वो भी एक मर्द के साथ एक ही बिस्तर पे सो रही थी। गो के नूरा अब इसका जीवन साथी था, लेकिन अजनबियत की ये दीवार ताहाल कायम थी रही थी। शायद ये एक ऐसी गोमगो सूरत हाल थी कि जिसमें एतबार न करके भी दिल परेशान रहता, और एतबार करने के बाद भी इसे लग रहा था जैसे कि एतबार न करना ठीक न है। नींद की देवी थके हारे नौरे और पैनू पे कब मेहरबान हुई कुछ पता न चला। उन्हें सुबह तकरीबन 2 घंटे गुजरे होंगे कि कमरे का दरवाजा जोरों से बजने लगा। पैनू की आंख पहली दस्तक पे ही खिल गई। इसने उठने की कोशिश की तो देखा कि वो नौरे के दाएं बाजू पे सर रखे सो रही थी, जबकि नूरा इसकी तरफ रुख किए इस अंदाज में सो रहा था कि इसकी सांसों की गरमाइश पैनू को अपनी गर्दन पे महसूस हो रही थी। इसने बाईं बाजू से पैनू को जकड़ रखा था और उसकी बाईं टांग भी पैनू को अपनी टंगों के ऊपर रखी नजर आ रही थी, यानी सर से लेकर पांव तक नौरे ने पैनू को जकड़ रखा था। रोशनदान से आती सूरज की किरणों से कमरे में दूधिया रोशनी फैली हुई थी। पैनू ने थोड़ा सा सर ऊंचा करके नौरे के चेहरे की तरफ देखा और मबहूत रह गई। वो सोते में किसी शहजादे की तरह लग रहा था। उसकी खंदा पेशानी, ऊंची खड़ी नाक और मूंछों के नीचे दबे सोते हुए भी मुस्कुराते लब देखकर पैनू को अपनी किस्मत पे रश्क हो रहा था कि इसे ऐसा खावंद मिला। वो इस बात पे शाकिर थी कि नूरा उन लोगों जैसा नहीं जो औरत पे अपनी धौंस जमाना चाहते हैं और इसे अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने को ही मर्दानगी समझते हैं। पैनू सोच रही थी कि दोबारा दस्तक हो तो वो नौरे को जगा दे, लेकिन शायद को एक बार दस्तक देकर जा चुका था। अचानक पैनू की नजर दीवार पे लगी घड़ी पे पड़ी तो सुबह के 9 बज रहे थे। गांव में सुबह के 9 का मतलब दोपहर का ही होता है। एक घरेलू खातून की तरह पहले दिन ही इसने सोचा कि किसी तरह नौरे की गिरफ्त में से निकले और अपने कमरे में बिखरी चीजों को समेट ले। इसने आहिस्ता से नौरे के बाजू को अपने जिस्म से हटाया और थोड़ा हाथ बढ़ाकर इसकी टांग को अपनी टांगों से हटाने की कोशिश करने लगी। इसी असना में नौरे ने सुवी कुछ इस तरह करवट ली कि इसके बाजू में जकड़ी। पैनू एन इसके सीने पे थी। नौरे को अपने सीने पे थोड़ा बोझ महसूस हुआ तो इसकी आंख खिल गई। इसने देखा तो वो बिल्कुल सीधा लेटा हुआ था, जबकि पैनू एन इसके ऊपर ऐसे लेटी हुई थी जैसे कोई छोटा बच्चा अपने बाप के सीने पे लेटा खेल रहा होता है। नौरे के लिए ये लम्हात निहायत खुशगवार थे। पैनू के दिल की धक धक करती धड़कन इसे अपने सीने में उतरती महसूस हो रही थी और पैनू के बदन की लर्जिश नौरे के मुनज़ोर जज्बात को गिड़गिड़ा रही थी। नौरे ने दोनों बाजुओं में पैनू को थोड़ा सा भींचा तो पैनू के होंठों से सिसकी निकल गई। वो थोड़ी मुजाहमत करने लगी तो नूरा लगावट से कहने लगा, तुम खुद मेरी बाहों में आई हो और अब खुद ही जाना भी चाहती हो। मेहमान आता अपनी मर्जी से है, लेकिन जाता मेजबान की मर्जी से है। पैनू शर्माए से लहजे में बोली, नूर मोहम्मद में खुद नहीं आई। दरवाजे पे दस्तक हुई। मैं उठने लगी थी कि आपने जकड़ लिया। पैनू, तुम जी के अलाह कुछ बोलती भी हो। हाय सदके, कितना मजा आ रहा है। तुमने मेरा पूरा नाम लिया। फिर से कहो ना नूर मोहम्मद। ये कहकर नौरे ने इसे मजीद भींचा और पैनू की गर्दन का गर्मजोशी से बोसा लिया। पैनू नौरे के इस रद्दे अमल पे मजीद मुजाहमत करने लगी। देखें, सुबह के 9 बज चुके हैं, बाहर सब जाग चुके।
आप उठी, वलीमा के इंतजामात भी करने हैं। नूरा पैनू की इस बात पे इसे मजीद बोसे देता हुआ मदहोश कुन लहजे में बोला, अरे कौन सा वलीमा? वलीमा तो शब ज़फ़ाफ के बदले होता है, और मैंने तो अपनी दुल्हन को ना जी भर कर देखा, ना जी भर कर प्यार किया है। पहले वलीमा का हक तो अदा कर दूं। पैनू नौरे की इस बात से लरजने लगी। आने वाले लम्हात का सोच कर उसको चक्कर आने लगे। वो सोचने लगी कि क्या तदबीर करे कि नूरा रुक जाए कि इतने में दरवाजे पे दोबारा जोरदार दस्तक हुई। अरे नौरे उठ जाओ, सूरज सर पे आ चुका और मेहमान आ रहे हैं। बड़ी इपाहे की इस आवाज पे नौरे ने अपनी गिरफ्त ढीली की तो पैनू एकदम से इसकी बाहों से फिसल कर निकल गई और बेड से उतरकर कमरे के एक कोने में जा खड़ी हुई। इपाहे जाग गया, कपड़े बदल कर आ रहा हूँ बाहर। नौरे ने बेड पे लेटे लेटे इपाहे को आवाज दी, क्योंकि अगर वो ऐसा न कहता तो उम्मीद है अगले 20 मिनट भी दरवाजा बजता रहता। नौरे ने एक तवील अंगड़ाईली कूद कर बेड से उतरा और पैनू के पास जा रुका। 6 फुट ऊंचे कद के मालिक नौरे के सामने पैनू एक छोटी सी बच्ची मालूम हो रही थी। नौरे ने जाते ही इसे बाहों में जकड़ लिया। ये एक कब्डर की जप्पी है, तुम कभी छड़ा ना सकोगी। लेकिन याद रहे, नूरा सब्र करता है, जबर नहीं करता। आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक ना है, लेकिन याद रहे मैं तुम्हारा खावंद हूँ, मेरा तुम पे हक है। तुम्हारी हिफाजत और नान व नफका का मैं जिम्मेदार हूँ, इसलिए मुझसे डरने की जरूरत ना है। अब की बार नौरे के कवी बाजुओं में समाई पैनू को खौफ के साथ साथ जैसे एक तहफ्फुज का एहसास होने लगा। वो सोचने लगी कि वाकई नौरे जैसा शख्स इसकी इज्जत की हिफाजत कर सकता है, और ऐसा जीवन साथी ही एक औरत की अव्वलीन ख्वाहिश होता है। पैनू ने अपना वजूद ढीला छोड़ दिया और लजाती हुए अपने बाजाहे को नौरे के गिर्द लपेट लिया, जो इस बात की गमाजी कर रहा था कि इसको नौरे की किसी बात से एतराज न है। नौरे ने पैनू के इस रद्दे अमल पे सरशारी की सी कैफियत में इसे दीवाना वार चूमा और फिर उसको खुद से जुदा करते हुए बोला, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि तुम्हें ऐसे छोड़ कर जाओ, लेकिन मजबूरी है। मैं कुछ काम निपटा कर आता हूँ, फिर तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। पैनू नौरे की बात सुनकर कहने लगी, आप मेरी फिक्र ना कीजिए, मैं अपनी मरहम पट्टी खुद कर लूंगी, आप बस जाएं और काम संभालें। नौरे ने मोहब्बत पाश नजरों से पैनू को देखा, तुम बहुत अच्छी हो, शाम को मेहमानों का बोझ खत्म होता है तो चले जाएंगे, लेकिन अगर तकलीफ ज्यादा है तो अभी चले जाते हैं। पैनू ने दोबारा से कहा, मैं कह रही हूं ना कि आप मेरी फिक्र ना कीजिए, बस आप अब जाएं, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, तब तक मैं आपके वलीमा वाले कपड़े इस्त्री कर देती हूँ। नूरा कपड़े बदलकर कमरे से बाहर निकला तो पैनू ने कमरे में लगी खिड़की के दोनों पिटवा किए। ये घर के शुमाल वाला हिस्सा देखा रहा था, जहां पे एक लंबी सी क्यारी बनी हुई थी। इसमें कुछ सब्जियां लगी दिखाई दे रही थी। पैनू कुछ देर बाहर देखती रही, फिर पर्दा बराबर किया और सिंघार मेज के पास चली आई। इसने आईने में अपना अक्स देखा। इसका चेहरा मुतवर्रिम था और मेकअप खराब होने की वजह से मजीद काला कलविटा नीला पीला नजर आ रहा था, लेकिन इसे सबसे ज्यादा दर्द इस जख्म में हो रहा था जो उसके सर में था, जहां सिल्वर स्टील का लूटा लगा था। वो कुछ देर खड़ी खुद को देखती रही और फिर अलमारी की तरफ बढ़ी, जहां नौरे और पन्नू के कपड़ों को इसकी नंदें बेतरतीबी से धोनस कर चली गई थी। इसने सारे कपड़े निकाल कर बेड पे ढेर कर दिए और नौरे का वलीमे वाला जोड़ा निकाल कर इस्त्री करने लगी। इतने में इसकी दोनों सहेलियां कमरे में दाखिल हुईं और आते ही इसके कानों में सरगोशी करने लगे, सुनाओ दुल्हनिया, कैसी रही रात? भाईजान ने खूब सताया होगा, है ना? ये कहकर उन्होंने पैनू को दबोचा तो पैनू ने गर्म इस्त्री लहरा दी, जिसे देखकर वो दोनों खिलखिलाती हुई पीछे हट गई। हाँ, हमें अब तुम गर्म इस्त्री दिखा, ये ना बताना कि रात कमरे का माहौल कैसा रहा। ठंडा था आके इस्त्री की तरह गर्म था।
पैनू इनकी बात पे उन्हें बहुत कुछ सुनाने ही वाली थी कि इसकी दोनों नंदें कमरे में दाखिल हुईं और उन्होंने आते ही इसकी सहेलियों से कहा कि जाकर नाश्ता कर लो। फिर उसकी बड़ी नंद पैनू के करीब आई, इसे सरतापा गौर से देखा और मुस्कुराती हुई बोली, मेरी बच्ची तुम जाओ नहा आओ और फिर आकर नाश्ता करो। नूरा भी बना नाश्ता किए बाहर निकल गया है, अब तुम भी भूखी तो ना मरो ना। कपड़े छोड़ दो, हम इस्त्री करते हैं। इपाहे की बात पे नूरी को थोड़ा अपनाइत का एहसास हुआ। वो बड़े वाली चादर लपेटकर कमरे से बाहर निकली और सहन के एक कोने में बने वॉशरूम तक गई। पैनू हवाई जरूरिया से फारिग होकर कमरे में आने से पहले सहन के इस हिस्सा में चली गई जिधर महज एक बड़ी सी क्यारी थी जिसमें सब्जियां उगी हुई थी। जब वो इस क्यारी के पास पहुंची तो इसे अपने कमरे की खिड़की का बैरूनी हिस्सा दिखाई दिया। वो बस घर का जायजा लेते लेते खिड़की के पास गई तो उसके कान खड़े हो गए। कमरे इसे ऊंची आवाज में आने वाली बातों में इसी का तज़किरा किया जा रहा था। ये इंसान की फितरत है कि जब कोई इसका नाम लेकर बात करे तो वो लाजमी कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है, और यही काम पैनू ने भी किया। इसने थोड़ा ध्यान दिया तो छूटी इपाहे माजिदा की आवाज सुनाई दी। इपाहे तो खुद ही देख ले अलिफाव, मुझ पे शक न कर, मुझे नहीं मिल रहा है। बड़ी अपाहे साजिदा बोली, तेरी आंखें हैं या बटन, जरा गौर से देखो, लाजमी होगा, होना तो चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता कि नहीं होगा। अगर नावल पसंद आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कल जब इस नावल की अगली किस्त अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसी के साथ निम्रा अब्बासी को दे इजाजत। खुदा हाफिज।